हेलो। तो साथियों, आज हम 10वीं कक्षा का जो अर्थशास्त्र का पूरा पोर्शन है वो देखेंगे। आपके सभी चैप्टर्स में आ जाएंगे। तो पहला आपका चैप्टर है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में विकास, है ना, डेवलपमेंट। उसमें से आपके टोटल 3 नंबर के सवाल आ रहे हैं। उसमें से एक रिक्त स्थान आएगा और एक लघुत्तरात्मक। तो ये 2 सवाल आएंगे जो कि 3 नंबर के हैं। देखिए रिक्त स्थान में क्या क्या बन सकता है ना। तो पहला सवाल है, औसत आय को कहा जाता है ना। औसत आय को हम और क्या क्या कह सकते हैं। तो इसमें आप सभी ने पढ़ा होगा, औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं ना, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो ये नॉर्मल सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा है आपका कि एनएसएसओ का पूरा नाम क्या है ना। तो एनएसएसओ का पूरा नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है ना, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण संस्थान बोलते हैं इसको। तो ये आपको याद रखना है। तीसरा आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत की नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है ना, उसको गिनने का काम कौन करता है, तो एनएसएसओ ही करता है ना। तो इसमें ये याद रखना। चौथा, किसी वर्ष में पैदा हुए जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है ना। तो किसी 1 वर्ष में पैदा हुए हैं ना, और कितनों पे पैदा हुए, 1000 बच्चों पर है ना। तो 1000 पे पैदा हुए बच्चों की संख्या। अगला है आपका, देखिए 5वां है कि खाली जगह है, और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाती है ना। तो जो साक्षरता का दर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है ना, कौन सी आयु से स्टार्ट होता है, तो ये आपको इसमें बताना है। फिर छठा सवाल है आपका, एचडीआई का अर्थ क्या है ना। तो एचडीआई आप सभी जानते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, मानव विकास सूचकांक होती है ना। और इसको जारी कौन करता है, यूएनडीपी करता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है यूएनडीपी, वो इसे जारी करता है। हर देश की इसमें क्या आती है, एक रिपोर्ट आती है। फिर देखिए 7वां सवाल है आपका कि किसके द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है ना। तो किसके द्वारा प्रकाशित होती है, एचडीआई, मैंने अभी बताया। एचडीआई को जारी करने का काम यूएनडीपी करता है ना। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की कुल आय है ना। जो देश की कुल आय है वो कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। तो देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग हम देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आएगी। क्या आएगी, प्रति व्यक्ति आय, या फिर औसत आय भी बोलते हैं उसको, है ना। तो दोनों आप याद रखें। कच्चा तेल कैसे संसाधन है, कच्चा तेल अनवीकरणीय है ना, वापस नया नहीं बन सकता। तो ये आपको याद रखना है कि अनवीकरणीय संसाधन है। अगला है, भूमिगत जल कैसा संसाधन है। तो भूमिगत जल होता है वो क्या नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए फिर 11th है, सॉरी, जो भूमिकरणीय संसाधन है वो भूमिकरणीय जल है, वो आपका नवीकरणीय है ना, नया बन सकता है। ठीक है। अगला है कि किसमें गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं ना। तो गिरावट किसमें होगी, है ना। तो पर्यावरण में जो गिरावट होती है वो गिरावट किसी देश को देके, किसी जिले को या किसी राज्य को देके नहीं होती है ना, वो जहां होनी होती है वहां हो जाती है। 12वां है आपका कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोगों के आर्थिक स्तर में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार हो, जिससे जीवन स्तर ऊंचा होता है, वो क्या होता है, उसे विकास कहते हैं हम। तो ये आपको विकास की परिभाषा को याद रखना है। ठीक है। फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए आप। लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला सवाल है आपका कि विकास के लिए धारणीयता यानी कि सतत पोषण विकास इंपॉर्टेंट क्यों है ना, स्पष्ट करना है आपको। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए इसमें हम देखते हैं कि विकास का वह स्तर जो भावी पीढ़ी पर बिना बोझ डाले प्राप्त किया जाता है ना, ये विकास का स्तर है। इसलिए क्या है, विकास की धारणीयता है ना, कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है ना। फिर अगला सवाल है इसमें देखिए आप कि भारत के लोगों द्वारा कर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, इसकी भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती है ना। तो भारत के लोग जो ऊर्जा के स्रोत है वो किन किन का प्रयोग करते हैं ना। तो हमारे यहाँ परंपरागत स्रोतों में कोयला प्रयोग में ले रहे, खनिज तेल ले रहे, प्राकृतिक गैस भी ले रहे, विद्युत भी ले रहे हैं ना। और जो गैर परंपरागत स्रोत है उसमें हम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं ना। तो ये ऊर्जा के संसाधनों के बारे में है, तो आपको ये याद रखना। और नए नए प्रकार के संसाधन विकसित हो सकते हैं।
तीसरा है आपका मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। तो मानव विकास सूचकांक क्यों जरूरी है ना। मानव विकास सूचकांक में आप देखते हैं कि यह देश के विकास के स्तरों का संकेत देता है ना। इसके माध्यम से किसी देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा, उनकी साक्षरता, उनकी वास्तविक आय क्या है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। किसी देश में मानव का कितना विकास हो रहा है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आपका दूसरा चैप्टर आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के चित्र, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था के चित्र के इनमें से आपके कुल टोटल 5 अंक के प्रश्न आएंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं कहूंगा इसको ज्यादा फोकस करके पढ़े, है ना, क्योंकि 5 नंबर के अंक के प्रश्न है। इसमें से एक वस्तुनिष्ठ है, एक अति लघुतात्मक है और एक दीर्घ उत्तरीय है ना। तो तीनों आपको ढंग से पढ़ने हैं और सही से याद करने। तो पहला वस्तुनिष्ठ में देख लेते हैं हम कि वस्तुनिष्ठ पहला है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कौन से क्षेत्र की गतिविधि माना जाता है। तो आपने जैसा पढ़ रखा है कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना। तो एक वस्तु का जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है वो प्राथमिक क्रिया में आता है और इसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं ना। ऐसे कृषि का क्षेत्र भी कहा जाता है ना। दूसरा है कि किसी वर्ष में उत्पादित के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद में क्या आता है, तो हमने पढ़ा है ना कि वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य आता है ना। तो अंतिम मूल्य आपको याद रखना है। फिर तीसरा सवाल है, तृतीयक क्षेत्र को और किन नामों से जाना जाता है ना। जो ट्राइटिक क्षेत्र होता है या तृतीयक क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। आपको बताइए कि हम जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसे कृषि क्षेत्र कहते हैं, जो द्वितीयक क्षेत्र होता है सेकंड वाला उसे उद्योग क्षेत्र कहते हैं या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं या विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, और तीसरा होता है वो हमेशा सर्विस सेक्टर कहलाता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे पूछ रहा है अगला सवाल, तो तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है ना। अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, डेयरी, डेयरी नहीं आता है, डेयरी प्रथम में आता है ना। तो व्यापार होता है वो भी नहीं, वो भी किस में आता है, प्रथम में आता है। परिवहन होता है वो भी किस में आता है, वो ट्राइटरी सेक्टर में आता है। लेकिन जो इस्पात बनाना ये फैक्ट्री का काम है ना, तो विनिर्माण का सारा किस में हो रहा है, सेकेंडरी में हो रहा है। तो ये किस में आएगा, सेकेंडरी में ही आएगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला है आपके देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है ना। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर क्या विभाजित है, तो हम सभी ने पढ़ा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित क्या है, उद्यमों के स्वामित्व है ना। जो स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं, सार्वजनिक भी हो सकते हैं और निजी भी हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। छठा है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अधिकांश बेरोजगारी पाई जाती है। जो कृषि क्षेत्र में वहां पे किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है ना। तो ज्यादातर उस बेरोजगारी का आपको वर्णन करना है या नाम लिखना है ना। आपके लिए बता दूं मैं कि उस क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, सीजनल बेरोजगारी है ना, कि 4 महीने काम मिला फिर 4 महीने नहीं मिलता है, फिर अगली सीजन में मिलता है, तो वो सीजनल कहलाती है या अल्प बेरोजगारी कहलाती है। सगउ का पूरा नाम है, सगउ का पूरा नाम हमेशा सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी के नाम से जाना जाता है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है ना, सार्वजनिक यानी कि जो सरकार की कंपनी है। तो देखिए टाटा आयरन स्टील ये प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट है, एयरटेल प्राइवेट है। लेकिन जो डाकघर है आपके वो क्या है, सार्वजनिक है ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर का है। तो आपको इसको याद रखना है। फिर आता है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है ना। अति लघुत्रात्मक प्रश्न एक आएगा आपको, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें देखिए, इसमें पहला सवाल है आपका, सकल घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं। तो हमने अभी पीछे देखा था कि किसी भी देश की सीमा के भीतर है ना, एक वर्ष में जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन में अंतिम सेवा और अंतिम वस्तु का जो मूल्य होगा उसको हम जोड़ के क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आपका बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो बेरोजगारी जब मजदूरी की इच्छा हो सभी को है ना, मजदूरी करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाती है, बेरोजगारी में आता है। फिर तीसरा आपका सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र हमेशा जिस पर सरकार का स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण होता है ना, जिसको डायरेक्ट कौन करता है, भाई सरकार करती है, सरकार देख रही है कामकाज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सभी क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है ना। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है ना, तो वे वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादक कच्चे माल के रूप में करते हैं वो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं।
है ना। जैसे कि आपको बिस्किट बनाना है तो उसके लिए आपको आटा चाहिए होगा, है ना। तो आटा क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है ना। प्राथमिक वस्तु क्या है, गेहूं है ना, गेहूं से आटा बनेगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला है संगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य। तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है, जिसमें आपके रोजगार की अवधि तय होती है ना, सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है, वो सारे के सारे आपके क्या है, संगठित क्षेत्र के है ना। उसके बाद है आपको कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में से किन्हीं दो गतिविधियों के उदाहरण दीजिए। तो द्वितीय क्षेत्र में दो गतिविधियां कौन सी है, तो हम बोलते हैं कपास से कपड़ा बन रहा है, गन्ने से चीनी बन रही है। तो ये दोनों क्या है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तो ऐसे आप कह सकते हैं। तीसरा आपका देखिए, द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सभी की सभी सेवाएं शामिल होती हैं। जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंक हो गया, शिक्षा हो गया, व्यापार हो गया, स्वास्थ्य हो गया। तो सारी सारी क्या है, सेवा क्षेत्र है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र में ये सभी के सभी शामिल होंगे। अगला है आपका मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है ना। हिंदी में पूरा याद हो तो नहीं तो आप ऐसे नरेगा, ठीक है, इंग्लिश में ये याद रखें, मनरेगा है ना। तो एम से आपको महात्मा गांधी लेना, एन से आपको नेशनल लेना, आर से रूरल लेना, ई से एम्प्लॉयमेंट लेना, जी से गारंटी लेना और ए से एक्ट लेना। और ये लागू कब हुआ, 2005 में हुआ था। और इसके बाद हम देखते हैं कि 2005 में जब 2009 आया था तो इसका नाम हमने चेंज कर दिया था, है ना। इसके नाम के आगे हमने महात्मा गांधी लगा दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि ये 2009 में किया गया काम था। फिर देखिए अगला सवाल है आपका कि प्रच्छन्न और छिपी बेरोजगारी क्या है। छिपी बेरोजगारी क्या होती है, जिसमें मतलब कि कुछ उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। जैसे एक काम कोई 2 जने कर रहे हैं तो उस काम को 4 जने मिलके करेंगे तो भी वो उतना ही काम तो उतना ही होगा, उसमें कोई फेर बदल नहीं होगा। तो उसे हम प्रच्छन्न और हमेशा छिपी बेरोजगारी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में याद रखना है। फिर अगला सवाल देखिए आप, अगले सवाल में क्या है, ये रहा दीर्घ उत्तरीय सवाल आ जाते हैं आपके। और दीर्घ उत्तरीय सवाल में पहला है असंगठित और संगठित क्षेत्र में क्या अंतर हो सकता है। तो वो अंतर आप देखिए कि दोनों में क्या अंतर होगा, संगठित क्षेत्र में क्या क्या आएगा, असंगठित में क्या क्या आएगा। तो ये दोनों आपको बताने, नॉर्मल सवाल है, आप कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का संक्षिप्त में वर्णन करना है और उदाहरण देना है ना। तो ये आप कर लोगे आराम से, है ना। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, दूसरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, तीसरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं। तो ये आप नॉर्मली रूप से हम कर सकते हैं ना। तो ये आपके दूसरे चैप्टर में है जितने भी सवाल हैं। अगले जो 2 चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे और इसको हम पूरा करने का प्रयास कर लेंगे। धन्यवाद।